Hello everyone, welcome to A9 Education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सेट्स कवर कर रखे हैं। उन सारे वीडियोस को देखना जरूरी है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस आपको ऐसे दिए गए हैं जहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो अभी तक अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो 1 बाय 1 सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विथ विच रिलीजन इज कलिका पुराना एसोसिएटेड? गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे के सारे कंटेंट जो है भले ही आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा ये आपका बाइलैंग्वेज होगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विथ विच रिलीजन इज कलिका पुराना एसोसिएटेड? ये पूछा जा रहा है कि कलिका पुराण जो है ये किस रीजन से संबंध रखता है, तो ये रखता है शक्तिज्म से। ओके, अब कलिका पुराण जो है इसके राइटर कौन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके राइटर जो है वो है आई थिंक मुनि श्री तरुण सागर जी, या मुनि श्री, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप प्लीज नोट कर लेंगे, मुनि श्री तरुण सागर जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये महादहा से ऑब्टेन्ड किया गया है, ठीक है। और ये महादहा जो है ये है कहाँ, तो ये है आपका यूपी में, ठीक है। ये जगह किस जगह पे है, ये सारे के सारे साइट्स, ये आपको नाम याद रहना चाहिए स्टेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द फर्स्ट सेरेल यूज्ड बाय मेन वाज? सबसे पहले क्या यूज किया गया था, ये यूज किया गया था, राइस यूज किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम? ये कहाँ से आता है, तो अर्लीस्ट जो एविडेंस है एग्रीकल्चर का ये आपको कहाँ से मिलता है, तो सबसे पुराना जो एविडेंस है एग्रीकल्चर का ये मिलता है आपको लहुरा देव से, ठीक है। अब लहुरा देव की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, तो ये है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है सूर्यापुर का, वहां पे है, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है? गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर कहाँ सबसे पहले मिला, तो ये कहाँ मिला, ये आपको मिला लहुरा देव में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लहुरा देव जो है ये फेमस किस किस चीज के लिए है, तो ये ओल्डेस्ट पॉटरी इन साउथ एशिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए, और सबसे ओल्डेस्ट पॉटरी जो है साउथ एशिया में वो कहाँ पाया जाता है, जो जिसमें कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए इसको यूज किया जाता था, ये आपको पाया जाता है लहुरा देव में। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंडेड इन द? तो आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा पुराना एविडेंस, साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है सिल्वर का, ये कौन से कल्चर से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है हड़प्पन कल्चर से। गाइस, हड़प्पन कल्चर की बात की जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से और मेसोलिथिक पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले 3 सेट्स में कवर कर रखे हैं, तो आप जाके उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 रिवीजन कर लीजिए। हड़प्पन कल्चर के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो फेमस था, हड़प्पन कल्चर जो है ये फेमस क्यों था, ये स्कल्पचर्स के लिए, सील्स के लिए, ठीक है, सील्स मतलब मोहर, और इसके बाद पॉटरी के लिए भी फेमस था, ज्वेलरी के लिए फेमस था। और ज्वेलरी जो था ये किस चीज के ज्वेलरी के लिए फेमस था, ये टेरा कोटा के ज्वेलरी के लिए फेमस था, और मेटल्स एंड स्टोन के ज्वेलरी के लिए भी फेमस था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। Which among the following office was held by the superintendent of port under Mughals?
ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये पोर्ट के कौन सा सुप्रिटेंडेंट जो है, कौन सा पोस्ट जो है, वो सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ पोर्ट्स जो थे, पोर्ट के जो बंदरगाह के जो सुप्रिटेंडेंट्स थे, उनको उस जो ऑफिशियल उनको क्या नाम दिया गया था, यह आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इनको दिया गया था मीरे बहार। ठीक है। अब अगर टोटल बात की जाए तो 19 टाइप के सुपरिटेंडेंट्स थे, तो ये आप याद रखेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट सुपरिटेंडेंट्स जो थे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप प्लीज वहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सो साहिब तौजीह जो था वो आर्मी ऑफिसर था, साहिब तौजीह। ठीक है, ये क्या थे, ये थे आर्मी ऑफिसर। उसके बाद मीरे बार, मीर ए बार, ये क्या थे, ये थे सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद आप मुसादी, मुसादी काफी इंपॉर्टेंट है। मुसादी जो थे, मुसादी जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट संभालते थे। और उसके बाद दौराए पोस्ट चौकी। ठीक है, दौड़दाए पोस्ट चौकी, ये इनको क्या कहा जाता था, ये जो थे इंटेलिजेंस ऑफ डिपार्टमेंट जो थी, इनको कहा जाता था दौड़दाए पोस्ट चौकी। ठीक है। उसके बाद वाकिया नवीस जो थे, वाकिया नवीस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज राइटर्स होते थे ना मुगल के शासनकाल में, जो न्यूज राइटर्स होते थे, इनको क्या कहा जाता था, वाकिया नवीस कहा जाता था। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कमेंट आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड इनग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन्स। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुगल रूलर्स जो थे, मुगल जो शासनकाल में कौन सा ऐसा रूलर था जो कि जो कॉइन्स होता था उस पर कलमा जो लिखा जाता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो ये बैन किया था किसने, औरंगजेब ने बैन किया था। ठीक है। औरंगजेब से भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमने पिछले सेट्स में कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राज तरंगिणी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन 12th सेंचुरी वाज रिटन बाय। तो यहाँ पे इन शॉर्ट देख लीजिए। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा क्वेश्चंस बार बार पढ़िए। यहाँ पे आप देख लीजिए, राज तरंगिणी आपसे पूछा जा रहा है कि जो कि क्यों रिकॉर्ड किया गया था। तो पूरा का पूरा जो हेरिटेज है ना कश्मीर का, जो सभ्यता है, जो सारी चीजें हैं, वो इस बुक में लिखी गई है। तो 12th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई थी। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि राज तरंगिणी जो बुक है ना, वो लिखी किसने थी। तो ये लिखी थी कल्हण ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने बुक्स एंड ऑथर्स की एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, वो पार्ट 1 है। शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण मैं पार्ट 2 अभी तक लेके नहीं आ पाई हूँ। तो 2-3 पार्ट्स इस वीडियो के मैं और लेके आने वाली हूँ। फिलहाल उस वीडियो में जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, वहां से रेलवे एंड एसएससी सीजन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वहां से जाके उस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप इस पीडी के बुक से या फिर गूगल से भी कहीं से भी सर्च मारकर उन सारे के सारे जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। लूसेंट के बुक से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे उस वीडियो को जाकर ही देखेंगे तभी वहां से आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस मेन हमारा मकसद ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कल्हण के बारे में यह भी तो पूछा जा सकता है ना गाइस कि कल्हण जो है वो किसके रीजन में थे। तो अगर बात किया जाए तो कल्हण जो थे, सबसे पहली बात तो देख लीजिए इनका ड्यूरेशन क्या था। तो 1148 से लेके 1149 तक ये था इनका। और दूसरा था कि ये जो है ना, ये संस्कृत में लिखते थे। ये भी आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखते थे। तो कल्हण लिखते थे संस्कृत में।
और कल्हण ने कौन सी बुक लिखी थी? राज तरंगिणी लिखी थी। और राज तरंगिणी बुक जो है ना, इसमें किसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है? तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है हेरिटेज ऑफ कश्मीर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफिटेड मोहम्मद गौरी नियर माउंट आबू? फ्रेंड्स, ठंड काफ़ी है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलने में जो बोल पा रही हूँ मैं क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। एंड ठंड में आप सबको पता है कि हाथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो थोड़ा वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप वहाँ पे आपकी यूट्यूब में सेटिंग होती है, आप वहाँ से जाके अपने हिसाब से फास्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफिटेड मोहम्मद गौरी नियर माउंट आबू? किसने हराया था मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है भीमदेव सोलंकी 2। इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर आप देखें तो 7 टाइम्स इसने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, और फर्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं वीडियो को काफ़ी लंबा कर रही हूँ। सारे पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दूँ मज़ा नहीं आता है, ये आप गूगल से जाके भी पढ़ सकते हैं। आप वीडियोस देखने क्यों आते हैं? आपका पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। सो मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट आक्रमण जो था ना वो किया था 1175 में। ठीक है, कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। उसके बाद आप देख लीजिए कि बहुत सारा युद्ध भी हुआ था इसके टाइम में। तो तराइन का सेकंड बैटल जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ क्योंकि स्पेस नहीं है जहाँ मैं आपको लिख के समझा सकूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर आपसे यह पूछा जाए कि तराइन का सेकंड बैटल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तराइन का सेकंड बैटल, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में। और फर्स्ट बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है, इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, और अगर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में भी आप जान ही लीजिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है ना, ये भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था और इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट में जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, एंड सेकेंड वाले में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। तो ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिफिटेड मोहम्मद गौरी नियर माउंट आबू? सॉरी, इसका ही एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया? ये काफी सारे क्वेश्चन हमने औरंगजेब से ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको पिछले जो सेट्स में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वहीं से ये क्वेश्चन है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जीवित फकीर के नाम से भी, जीवित साधु के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पिछले 3 सेट्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप रिविजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कालीकट? तो ये वेलकम किसने किया था? ये किया था जमोरियन ने। ठीक है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? तो ये रियल फाउंडर जो था ये पुर्तगीज पावर का, ये कौन था? ये था अल्बुकर्क। ठीक है, अब अगर अल्बुकर्क की बात किए तो ये रियल फाउंडर था किसका? पुर्तगीज का इंडिया में। और एक चीज आप इसके अलावा और जान लीजिए कि 1510 में 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किससे कैप्चर कर लिया था? ये भी क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। तो ये किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान से, सुल्तान ऑफ बीजापुर।
ठीक है। तो 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किसने फ्रेंड्स? अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच वॉज द फॉलोइंग वार कंसोलिडेटेड ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया? कौन सा ऐसा वार था जिसने ब्रिटिश की जो सुपरमेसी थी ना वो इंडिया में स्थापित कर दी? तो ये था बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी के बारे में आप देख लीजिए, इसका डेट आपसे पूछा जाता है तो 23 जुलाई। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पिछले सेट्स में मिल जाएंगे। 23 जुलाई 1757, ठीक है, ये आपका डेट हो गया। कभी कभी आपको 22 जुलाई भी दे देता है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे डेट। 23 जुलाई 1757। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जिसकी तरफ से कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन कवर कर रखा है। और उसके बाद कंबाइंड फोर्स जो थी वो सिराजुद्दौला की और नवाब जो बंगाल के थे, इन दोनों के बीच में हुए थे। तो विक्ट्री किसकी हुई थी? ये विक्ट्री हुई थी बैटल ऑफ पलासी में। किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। तो ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी? हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा इन 1784? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही कि एशियाटिक सोसाइटी का किस ईयर में फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में। और एशियाटिक सोसाइटी कहाँ फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था कैलकाटा में। और किसने फाउंड किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, अब क्यों किया था ये भी हम, कहाँ किसने किया था, कब किया था, ये सब हमने देख लिया। तो हम ये भी देख लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड क्यों किया गया था, इसका मेन एम क्या था। तो ये जो था ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो पहले रीडिस्कवरी, वापस से उसकी खोज करनी थी। जो इंडिया का जो पास्ट था, जो कि स्वर्णिम इंडिया का जो हिस्ट्री था, उसको फिर से खोजने के लिए एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो खोज किया गया था, दूसरा जो एम था इस खोज को करने का, ये था कि प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द बैटलफील्ड ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी है। वेस्ट बंगाल में पलासी का जो बैटलफील्ड है वो कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है। लेकिन इतने भी इजी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं ना जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हमें किसी एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन प्रीएम्बल बाय द, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है ना ये प्रीएम्बल में कभी ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब 42nd अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो 42nd अमेंडमेंट जो है ये हुआ कभी था फ्रेंड्स? ये हुआ था 1976 में हुआ था। और तीन वर्ड्स जो है ना वो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव, ये तीन वर्ड जो है आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो टोटल जो है ना ये 5 रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जीके का जो आपका रोज का 25 क्वेश्चन मिलता है ना, इसमें आपको साइंस को छोड़ के, आपको साइंस का ऑलरेडी मैंने 10 सेट्स कवर करवा रखा है, वहां से जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। वो हिंदी में सेट आई थिंक करवाया हुआ है। मैं बहुत जल्द इंग्लिश में भी आपके लिए सीरीज लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से दिए गए हैं एंड इकोनॉमिक्स से दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे रिवीजन आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे टोटल 5 रिट्स कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। टोटल 5 रिट्स जो है यहाँ पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, ये कौन कौन से रिट्स हैं?
ये है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है कर्टियोरी और फोर्थ है क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। तो ये 5 रिट्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ। तो किससे सबसे पहले सहमति लेनी पड़ती है आपको मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में? तो ये लेना पड़ता है गवर्नर से। अगर मनी बिल की बात की जाए तो आर्टिकल 110 जो है ना, ये है आपका मनी बिल से रिलेटेड। एंड अगर फिनेंशियल बिल के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका आर्टिकल 117 जो है, ये फिनेंशियल बिल का आर्टिकल है। दूसरी बात आप जान लीजिए कि मनी बिल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लीजिए आप। प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को अपने मनी बिल की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मनी बिल को ये रिटर्न नहीं कर सकते। ये भी आप यहाँ पे साथ ही साथ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो सबसे पहले कब कंस्टिट्यूट किया गया था, कब बनाया गया था? तो ये 1951 में बनाया गया था। अच्छा, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि इसके चेयरमैन कौन थे उस वक्त? तो इसके चेयरमैन जो थे ये थे केसी नियोगी। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है या फिर आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? तो ये चल रहा है 15 चल रहा है। और इसके जो चेयरमैन है ये है अजय नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यूपीएससी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन में आपसे आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वो देख लीजिए कि यूपीएससी कौन से आर्टिकल में आता है। आपसे पॉलिटी में ना आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वीडियोज़ हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा चैनल नया है तो जितना भी टाइम मुझे ऑफिस के बाद मिल पाता है वो मैं धीरे धीरे सारे के सारे आपको वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो यूपीएससी से रिलेटेड अगर आर्टिकल देखा जाए तो ये जो है ये 315 से लेके 323 तक इसका आर्टिकल है, ठीक है, यूपीएससी का। और कौन से पार्ट में है, पार्ट भी पूछा जा सकता है भाई। तो ये है पार्ट 14 में है इसका। और चैप्टर जो है ये आपका 2 है। ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। और मुझे ये बताइए कि यूपीएससी जो है, जैसे कि आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें होता है ना कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो उसी तरीके से यूपीएससी जो है ये किधर से लिया गया है, आप मुझे बताइए। ये किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है और ऐसा कौन सा जो लैंड जो होता है वो वाटर से सराउंडेड होते हैं और कितने साइड से सराउंडेड होते हैं, तो उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो वी हैव राइट आंसर हियर इज 3 साइड्स। 3 साइड से जब सराउंडेड हो कोई भी लैंड का टुकड़ा तो उसको पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया? सबसे पहले कैस्पियन सी के बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो है ना, ये सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है ये, आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और दूसरा जो है कैस्पियन सी जो है, यहाँ पे लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। ये 2 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है। गाइस, ज्योग्राफी के लिए ना आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को आप कवर कर लीजिए, ये काफ़ी है। और महेश परमार की एक बुक आती है, ये आपको हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाएगी। ये बुक काफ़ी अच्छी है आपकी ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। वेयर इज मैकोंग डेल्टा लोकेटेड? तो ये मैकोंग डेल्टा जो है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो ये है वियतनाम में।
अब क्वेश्चन नंबर 23 में मैकोंग डेल्टा जो हमने बात करी है, तो ये आप देख लीजिए वियतनाम में है। और आपसे अगर पूछा जाए कि वियतनाम में कहाँ है, किन दो जगहों के बीच में है, तो ये जो है ना, ये आपको है होची मिन्ह, ठीक है, एंड कंबोडिया के बीच में। कंबोडिया के बीच में ये दोनों नाम आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मारियान इज लोकेटेड इन। तो ये जो मैरिना ट्रेंच है, ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन ट्रेंच है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पैसिफिक ओशन में। और मारियान ट्रेंच की अगर बात करें तो ये डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑफ अर्थ भी है। और सबसे जो इसका डीपेस्ट पार्ट है ना, सबसे डीपेस्ट पार्ट जो है इसका, ये कितने फिट गहरा है? ये है 37 फिट जो है ये आपका गहरा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमने यहाँ पे देख लिया है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ। तो ये यहाँ पे जो भी आपके दिए गए हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन से, ये रिलेटेड है। अगर वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो इसके जो फादर है इंडिया में, वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और यहाँ पे देख लीजिए गोल्डन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड किससे है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। और ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये कभी स्टार्ट किया गया था? ये इसका ड्यूरेशन पूछा जाता है, तो ये 1970 में स्टार्ट किया गया था। और फिश फार्मिंग से रिलेटेड है क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ये प्रोडक्ट ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। एंड येलो रिवॉल्यूशन जो है ये एडिबल ऑयल से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, ये किसी भी एग्जाम के लिए। तो गाइज ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने जिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी वो हमने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं। सो कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। आप सबका जब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ने को मिलता है, और जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। हमें और भी अच्छे वीडियोस लाने चाहिए, हमें और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने चाहिए। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।